नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम वही चीज देखेंगे जो पिछली कक्षा में हमने देखा था। सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य। तो ये चीज तो हमने पिछली कक्षा में खत्म कर ली थी, लेकिन इसी में दो पार्ट इसलिए बनवाया गया है कि मैंने आपको ये बताया था कि सीखने, सामाजिक क्रियाकलाप से सीखना या सीखने का सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अलावा कुछ ऐसे सिद्धांत और भी हैं जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। हालांकि मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी। तो उन टॉपिक्स को अलग से कवर कर लेना ज़्यादा उचित होगा। तो हमने देख लिया था उन टॉपिक्स के अंतर्गत आगमन विधि क्या है और निगमन विधि क्या है। आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, ये सारी चीज़ें देख ली। तो कुल मिला के हमने देखा कि आगमन विधि और निगमन विधि एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब हम देखेंगे हर्बर्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर किंडरगार्टन प्रणाली, मॉन्टेसरी प्रणाली। इन पांच जो बच जाते हैं, हर्बर्ट, प्रोजेक्ट, डाल्टन, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी, ये पांच जो विधियां हैं, इन पांच विधियों को जब हम पढ़ेंगे तो पांच विधियों को पढ़ने के बाद लगभग हमारा चीज कवर हो जाएगा। इसके बाद इससे बाहर संभवतः नहीं पूछेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले देखते हैं हर्बर्ट विधि। हर्बर्ट विधि के बारे में सीधे हम बात करेंगे कि जे.एफ. हर्बर्ट एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने रूसो और प्लास्टोलॉजी की बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को अपनाते हुए एक नई प्रणाली प्रतिपादित की, जो वर्तमान में हर्बर्ट की पंचपादी विधि या पंचपदी विधि के नाम से जाना जाता है। सबसे मुख्य सवाल यहाँ से दो तीन पहले तो बता देता हूँ। सबसे पहला बात ये पूछेगा कि हर्बर्ट विधि किसके द्वारा दिया गया, तो सब इसका उत्तर होगा जे.एफ. हर्बर्ट। वैसे उत्तर तो आपको हर्बर्ट जिसमें ऑप्शन रहेगा वो आपको पता चल जाएगा। देखेंगे हर्बर्ट विधि मैच करेंगे, हर्बर्ट ओके। लेकिन जब इस भाग को बदल देगा, जे.एफ. वाले भाग को बदल देगा, यहाँ पे के.एफ. लिख दिया या एल.एफ. लिख दिया, कुछ भी लिखा, तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो जे.एफ. हर्बर्ट ने इसका प्रतिपादन किया या जे.एफ. हर्बर्ट ने हर्बर्ट विधि दी। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ से पहला प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये बन सकता है कि जो जे.एफ. हर्बर्ट था या फिर जे.एफ. हर्बर्ट नामक जो व्यक्ति था, ये किस प्रकार का व्यक्ति था? क्या वो वैज्ञानिक था? क्या वो कोई विचारक था? क्या वो कोई लेखक था? तो आपको ध्यान क्या रखना है, वो एक मनोवैज्ञानिक था। तो यहां से आप मनोवैज्ञानिक वाला भाग देखेंगे, ये वाला। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि जे.एफ. हर्बर्ट एक्चुअल में क्या था, ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से बनेगा कि ये व्यक्ति कहाँ का रहने वाला था। तो ये जर्मनी यानी जर्मन का रहने वाला था, जर्मनी का रहने वाला। तो यहाँ से आप ये 3 क्वेश्चन यहाँ से देखें। क्लियर है? तो हर्बर्ट विधि से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिया, जो कि घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन इसी से पूछा जा सकता है कि ये जो जे.एफ. हर्बर्ट था, इसने पहले कौन सी विचार या फिर पहले कौन सा प्रणाली चल रहा था, उस प्रणाली के जगह पर या उस प्रणाली को या पहले पुराने चल रहे उस कॉन्सेप्ट को बदल करके नया कॉन्सेप्ट दिया, या उसी कॉन्सेप्ट का, पुराने कॉन्सेप्ट यानी पुरानी अवधारणा का ही संवर्धन किया। तो आप क्या देखेंगे, रूसो और प्लास्टोलॉजी, ये दो व्यक्ति को नाम लिखेंगे। ध्यान रखेंगे कि इसके रूसो और प्लास्टोलॉजी के बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा का संवर्धन करते हुए हर्बर्ट ने पंचपदी विधि दी। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, चौथा नंबर क्वेश्चन यहां से हो सकता है। और एक क्वेश्चन और पूछ सकता है इसी से, वो क्वेश्चन है ये
पंचपदी विधि क्या है या पंचपदी विधि किसके द्वारा दिया गया है। एक्चुअल में जब हर्बर्ट विधि लिखेगा तो आप तो आसानी से बात समझ जाएंगे कि यही जे.एफ. हर्बर्ट की विधि की बात की जा रही है। लेकिन जब पंचपदी विधि भी लिखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में या फिर सिखाने के लिए उसके लिए क्या बोलते हैं, अधिगम के लिए पंचपदी विधि का वो किसने किया, प्रतिपादन किसने किया या पंचपदी विधि किसने दिया, तो जे.एफ. हर्बर्ट। तो मुख्य मुद्दा अगर यहाँ से हर्बर्ट विधि तो सारे शायद न पूछे कि हर्बर्ट विधि के नाम से न पूछे, लेकिन पूछ सकता है कि पंचपदी विधि किसने दिया। तो ये 5 प्रश्न आपके केवल यही 1 2 3 लाइन से 2.5 लाइन बच सकते हैं, 2.5 लाइन। क्लियर है? चलिए, अब ये जो बात हुई है तो मैंने आपको बता दी जहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मैं आगे बात करता हूं। इसने पंचपदी विधि या पंचपदी विधि के अंतर्गत कौन कौन सी 5 चरण शामिल किए या 5 चीजें शामिल किए, 5 भाग शामिल किए। तो पहला भाग था इसमें तैयारी, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना और चौथा सामान्यीकरण और 5वां अनुप्रयोग। इस प्रकार से इन 5 चीजों को मिलाकर के, इन 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों को मिलाकर के हर्बर्ट ने पंचपदी प्रणाली या पंचपदी विधि दिया। और इन 5 चीजों के बारे में अब हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। क्लियर है? मुख्य रूप से अभी तक जो है, अगर बहुत डीप नहीं गया, इतना ही डीप तक जाता है जितना मैं अभी तक आपको पढ़ाया हूं, ज्यादा से ज्यादा इतना ही डीप तक जाता है। लेकिन उससे भी थोड़ा आगे बढ़ के आपको इसलिए पढ़ा दे रहा हूं कि और घुस दे भाई, और डीप और गहराई में चला जाए। तो भी हम एनालाइजर के स्टूडेंट हैं, हमको कोई समस्या नहीं, हमने पढ़ा। क्लियर है? तो पंचपदी प्रणाली के अंतर्गत ये 5 चीजें तैयारी, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और अनुप्रयोग है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तैयारी, तैयारी क्या है? तैयारी ये है कि जब भी कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए जाएगा, जब कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए जा रहा है तो वो जो भी कुछ पढ़ाने वाला है, जो भी टॉपिक, जो भी लेसन, जो भी पाठ पढ़ाने वाला है, उस पाठ के विषय में बच्चों के मन में एक रोचकता, एक कौतूहल पैदा करेगा कि आखिर जो पाठ वो पढ़ेंगे, जो लेसन वो पढ़ेंगे, उस लेसन का उनके भविष्य में क्या वैल्यू होगा। जैसे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नीरस भाव रखते हैं। किसी बच्चे को आप सर्कल पढ़ा रहे हो, ऐसे सर्कल पढ़ा रहे हैं, वृत्त, अब उसको बड़ा नीरस लग रहा है। आप उसको पढ़ा रहे हैं कि आयत पढ़ा रहे हैं, अब आयत पढ़ा रहे हैं, उसको बड़ा नीरस लग रहा है कि इसकी लंबाई 20 मीटर है, इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है, फिर लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर। इस तरीके से कोई चीज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कितना एरिया है। अब इसको आप बार बार पढ़ा रहे हैं बच्चे को, अब बच्चा क्या करता है, बोर होने लगता है। तो हर्बर्ट ने कहा कि ऐसी बोरिंग चीजों के लिए या फिर जो भी क्लास आप पढ़ाने जा रहे हैं, उससे पहले आप उसके बारे में बच्चों को बता दीजिए कि आप आयत पढ़ा रहे हैं तो इस आयत का उसके भविष्य में क्या फायदा होगा। अगर आयत के बारे में वो जानकारी हासिल करेगा तो भविष्य में क्या जान जाएगा, अरे भाई तुम कितना बड़ा घर बनाओगे, उसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितना गारा लगेगा, कितना लोहा लगेगा, कितना टाइल्स लगेगा। जब तुमको आयत की ही जानकारी नहीं होगी तो तुम कोई आयताकार घर बनाओगे तो कैसे बता सकोगे कि कितना लंबा चौड़ा है। तुम जैसे 20 बाई 10 है, कितना हो गया इसका 20 बाई 10 गुणे 200 स्क्वायर फीट हो गया, 200 मीटर स्क्वायर हो गया। अब 200 मीटर स्क्वायर अगर आप निकालना नहीं जानेंगे, आप घर बनवा रहे हैं, अपने ठेकेदार को दिया कि भाई ये घर बना दो, वो बोला कि नहीं मैं 10,000 रुपये मीटर स्क्वायर में काम करता हूं, लेकिन ये कितना क्षेत्रफल है ये तो आपको पहले से पता ही नहीं। तो जब पता नहीं है ये कितना क्षेत्रफल है तो फिर आप कैसे उसको करेंगे, कैसे जानेंगे। तो ये सब चीजें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि स्क्वायर का क्या मतलब, ये आयत का क्या फायदा होगा, उसी तरीके से आप बच्चे को पहले बता दीजिए। तुम वृत्त निकालना जान जाओगे तो क्या सब उससे क्या क्या कर सकते हो। तुम मोबाइल बनाना, जैसे तुम अगर करंट के बारे में आप पढ़ा रहे हैं, किसके आधार पे, करंट क्या होता है, विद्युत धारा।
विद्युत धारा के बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बताइए कि विद्युत धारा से आपको क्या फायदा होगा। विद्युत धारा के बारे में तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे घर में अगर करंट का फ्लक्चुएशन होगा तो तुम उसको कैसे ठीक कर सकते हो, ये उसकी उपयोगिता होगी। और उपयोगिता के बारे में अगर बच्चे को बता दिया तो बच्चा आवश्यक रूप से उस पर रुचि लेगा और पढ़ने के लिए काम करेगा। क्लियर है। इस ऐसे प्रश्नों के लिए आप उससे मूल्यांकन करके, मौखिक प्रश्न पूछ के, कहानियों के माध्यम से, चॉस मॉडल के माध्यम से, पिक्चर आदि के माध्यम से प्रयोग कर सकते हैं। प्रस्तावना जो भी हो, शुरुआत जब भी आप क्लास का करें तो एक रोचक ढंग का होना चाहिए, आकर्षक ढंग का होना चाहिए, ताकि बच्चा उसमें शीघ्रता से रुचि ले। अब दूसरा नंबर पॉइंट है प्रस्तुतिकरण। पहले आपने उसके अंदर रोचकता जगाई, बच्चे के अंदर रोचकता आपने जगा दिया कि तुमको इस तरीके से पढ़ना है, ये फायदा वो फायदा। अब आपको चीजों को प्रस्तुत करना है उस बच्चे के सामने। जो आप पाठ पढ़ाने वाले हैं उस पाठ के बारे में आपको पढ़ाना शुरू करना है। तो उसमें विभिन्न प्रकार के तथ्य आएंगे, विभिन्न प्रकार के फैक्ट्स, तथ्य, या फिर विभिन्न प्रकार के संदर्भ आएंगे, विभिन्न प्रकार की अवधारणा आएंगी, विभिन्न प्रकार के सूत्र आएंगे, नियम आएंगे। उन सब सूत्र और नियम को तोड़ तोड़ करके बताने की कोशिश आपको करनी कि कोई सूत्र आया तो कैसे आया। जैसे मैं आपको बता दिया कि ये कोई शंकु है, ये कोई शंकु है। अब इस शंकु का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अगर मैंने आपको बता दिया कि पहले नीचे वाला तो भैया वृत्त है और ऊपर वाला जो ऐसे बना है ये तो एक तरीके से आप देख सकते हैं त्रिभुज है। आपके लिए आसान होगा अगर वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे मैनेज करके मैंने आपको सूत्र में कनेक्शन बता दिया तो बात मामला बन गया। तो इसी तरीके से बच्चों को अलग अलग चीजों को तोड़ तोड़ करके बताना है। छात्रों से प्रश्न पूछने के लिए भी बोलना है कि आप प्रश्न पूछिए, कहां पर समझ नहीं आया, कहां पर समझ आया। क्लियर है। चलिए, तब ऐसे छात्र पैदा नहीं होंगे जिनको समझ में नहीं आता है। ये छात्र फिर रुचि लेंगे, जैसा कि पीछे वाला छात्र ऑनलाइन एनालाइजर की क्लास ले रहा है और रुचि भी ले रहा है। ठीक। समय समय पर सहायक सामग्री का प्रयोग करते जाना चाहिए। श्याम पट पर सारांश, यानी आप व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, चाहे फिर अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले तो वो होता था ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड में आपने जो बताया उसका सारांश फाइनल लिखते जाना चाहिए। अगला देखते हैं तुलना। छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं उस ज्ञान की सत्यता की परख प्राप्त करने को समान परिस्थितियों में रखकर करते हैं। इससे नवीन ज्ञान स्थायी बन जाता है। अब तुलना क्या है? तुलना मतलब आपने जो थ्योरी में पढ़ाया, आपने जो सैद्धांतिक रूप से पढ़ाया, थ्योरी में जो भी आपने पढ़ाया, उस थ्योरी का वाकई में वो थ्योरी सच है या नहीं है, इस चीज के लिए आपको तुलना करना चाहिए। जैसे आपने बताया कि हवा में वजन होता है। अब बच्चे ने याद कर लिया कि हवा में वजन होता है, लेकिन बच्चा कभी याद उसका भूल भी सकता है कि हवा में वजन होता है। लेकिन आपने एक गुब्बारा लिया जिसको तराजू में रखा और एक दूसरा गुब्बारा लिया उसको तराजू में रखा। फर्क ये था कि एक गुब्बारे में हवा भरा था, एक गुब्बारे में हवा नहीं भरा था। इसमें हवा भरा था, इसमें हवा नहीं भरा था। और कांटा किधर झुक गया? इधर। यानी जो हवा वाला गुब्बारा था वो नीचे चला गया, यानी उसमें वजन है। जो हल्का गुब्बारा है जिसमें हवा नहीं है वो ऊपर चला गया। इससे पता चला ना कि हवा में वजन होता है। अब ऐसा प्रैक्टिकल आप करके दिखा दिए तो क्या बच्चा भूलेगा? नहीं भूलेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन सामान्यीकरण की इस प्रक्रिया में छात्रों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करते हुए किसी सूत्र, नियम अथवा सिद्धांत की स्थापना की जाती है। सामान्यीकरण का प्रयोग उन पाठों में किया जाता है जहां आगमन और निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी सूत्र की स्थापना करने में। सामान्यीकरण के बारे में पहले भी मैं बताया हूं। जैसे आप किसी को बता रहे हैं कि कोई बच्चा आपको बोल दिया कि नहीं सर, गुरुत्वाकर्षण का आपने सिद्धांत बताया, सिद्धांत गलत है, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी चीज, एक रुई उड़ाता हूँ, रुई नीचे गिरता ही नहीं। तो उसको समझाने के लिए आप इस सामान्यीकरण का सहारा ले सकते हैं। अब आगे है अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन। पढ़ाए गए पाठ को स्थायी अंग बनाने के लिए सीखने का हस्तांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग करने के लिए प्रस्तुतिकरण के पश्चात अनुप्रयोग के लिए अभ्यासार्थ
कक्षा कार्य देना चाहिए, यानी होमवर्क देना चाहिए, सॉरी क्लास वर्क देना चाहिए कि जो मैंने पढ़ाया उस चीज को आप करके देखिए। उसे विद्यार्थियों के सही कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसा करने में उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा तथा उन्हें इस प्रथा की भावना पैदा होगी और वे जीवन में वास्तविक समस्याओं को हल करने में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। अध्यापक को विद्यार्थी की गलतियां भी ध्यान रखनी चाहिए। यथासंभव छोटी छोटी गलतियों को विद्यार्थी के पास जाकर तथा बड़ी गलतियों को श्याम पट पर हल करके बतलाना चाहिए। ऐसे टीचर होंगे तो बच्चे डर जाते हैं, तो टीचर को हमेशा हंसमुख भी होना चाहिए। छात्रों के साथ एक दोस्ताना, एक मित्रतावत संबंध होना चाहिए ताकि छात्र डरे नहीं, उनसे प्रश्न पूछे। अब देखते हैं हर्बर्टीय विधि के गुण क्या है। जे.एफ. हर्बर्ट ने जो विचार दिया या फिर जे.एफ. हर्बर्ट ने जो पद्धति बताई, 5 प्रकार से पद्धति, 5 चीजें करनी चाहिए, उसके क्या क्या गुण हैं। तो यह शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इस विधि के अनुसार यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र अधिक शीघ्रता से, सुगमता से ग्रहण करता है। इस विधि के द्वारा शिक्षण क्रमबद्ध होता है। हर्बर्ट पाठ योजना में स्मृति स्तर पर सीखने को अधिक प्रभावशाली मानता है। यह पाठ योजना विषय वस्तु पर केंद्रित है। इसमें पाठ को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुतिकरण से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और उस पर अधिक बल दिया जाता है। छात्रों की अपनी आवश्यकताओं, रुचियों, मूल्यों आदि को इसमें अधिक स्थान नहीं दिया जाता। हर्बर्ट विधि के दोष क्या है? ये शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देता, यानी जो पाठ में है उसी को करके उसको बताना है। यह विधि गणित, विज्ञान, भूगोल के लिए उपयुक्त हो सकती है लेकिन भाषा के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भाषा इससे रसानुभूति वाले पाठों के शिक्षण हेतु अधिक उपयुक्त नहीं माना गया। यानी बार बार आप प्रैक्टिकल करके कैसे दिखा सकते हैं भाषा वाले में? जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, कनक कनकते सौगुनी का मादकता अधिकार जा खाद बौराय जग पा बौराय, तो कहाँ से आप बार बार कनक में सोना लेके आएंगे, फिर धतूरा लेके आएंगे, फिर खा के दिखाएंगे और खिला के दिखाएंगे? नहीं होगा। ठीक, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, यानी पढ़ाने पर अधिक फोकस है। बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है उस पर फोकस नहीं है। इस विधि में स्मरण शक्ति के विकास पर बल दिया जाता है, जिससे तर्कशीलता एवं विचार शक्ति की उपेक्षा होती है। अब एक प्रश्न देखते थे, हर्बर्टीय विधि का एक दोष नहीं है, यह अधिक शिक्षक को अधिक स्वतंत्रता नहीं देता, ये तो इसका एक दोष है, हमने पढ़ लिया। रसानुभूति वाले पाठों के लिए शिक्षक हेतु अधिक उपयुक्त नहीं है, ये भी देख लिया हमने, यानी जैसे भाषा वाला है उसको देखा। यह शिक्षक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, इसमें अधिगम की अपेक्षा शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है, ये भी इसका एक दोष है। तो ये क्या है? यह शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, यह हर्बर्ट विधि का एक गुण है, न कि एक दोष है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं चौथा, योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि के बारे में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आप लोग किए होंगे अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आपने किया ही होगा। वही प्रोजेक्ट है, वही प्रोजेक्ट विधि है। योजना पद्धति, जिसे अंग्रेजी में प्रोजेक्ट मेथड कहते हैं, शिक्षण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इस पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक हैं, जो कि जॉन ड्यूकी के शिष्य हैं, और उन्होंने अनेक प्रयोजनवाद के सिद्धांतों के आधार पर योजना पद्धति को जन्म दिया। ध्यान रहे, प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी और उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। तो कुल मिला के अगर इस पद्धति का प्रयोग विद्यालय के सभी विषयों के शिक्षण में किया जाता है, प्रोजेक्ट विधि, किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है। और उसी को बैलार्ड ने लिखा कि प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन का एक छोटा सा अंश है जिसे विद्यालय में संपादित किया जाता है। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो चीज पूछे जा सकते हैं, वो चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहला बात, इस विधि का जन्मदाता कौन है? तो किलपैट्रिक है, लेकिन एक्चुअल में किलपैट्रिक से पहले जॉन ड्यूवी जो था, अब इसको जॉन ड्यूवी भी लिखा जाता है कभी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जॉन ड्यूवी। ठीक, जॉन ड्यूवी का शिष्य कौन था? किलपैट्रिक। सबसे पहले जॉन ड्यूवी ने कहा कि योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट विधि कोई चीज होता है, लेकिन वो कह के गुजर गया। उसी के बाद को क्रमबद्ध रूप से, यानी
सिस्टमेटिक वे में प्रस्तुत करने का काम कौन करता है? किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कौन था? ये किलपैट्रिक किसी जॉन डीवी का शिष्य हुआ करता था। प्रोजेक्ट विधि की मूल अवधारणा जो है जॉन डीवी ने दी थी, लेकिन इसको सिस्टमेटिक वे में रखने का काम करता है किलपैट्रिक। इस वजह से किलपैट्रिक को इसका प्रतिपादक कहा जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जॉन डीवी कौन था, तो जॉन डीवी ने एक शब्द दिया, योजना पद्धति, यानी एक अवधारणा देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन डीवी। लेकिन उसको सिस्टमेटिक वे में पेश करने वाला व्यक्ति कौन था? यही किलपैट्रिक, जो उसका शिष्य हुआ करता था। इसमें शिक्षण के सोपान निम्नलिखित थे। पहला, मतलब प्रोजेक्ट विधि कैसे काम करता है। तो किसी भी छात्र को प्रोजेक्ट विधि में काम कराने के लिए आप किस तरीके से काम कर सकते हैं? कैसे? पहले आप एक समस्या उत्पन्न करिए, यानी कोई भी समस्या, बहुत सारे समस्या आप उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे क्या हवा स्थान घेरती है, नमक पानी में घुलता है या नहीं, शक्कर पानी में घुलता है या नहीं, पानी और तेल को अलग अलग किया जा सकता है, या पानी और तेल मिलता है या नहीं। ऐसा कोई एक समस्या आप उत्पन्न करेंगे। वैसे बहुत सारी समस्या है, इसमें से आप एक समस्या का चयन कर लीजिए। मान लीजिए पानी और तेल वाला समस्या, ये बहुत सारी समस्याएं थी, इसमें से एक समस्या आपने चुन लिया, पानी तेल वाला। अब पानी और तेल को अलग करने के लिए किस प्रकार से कार्य करना है, यानी कौन कौन से इसमें प्रयोग करने पड़ेंगे, तो ये पता चलेगा पानी और तेल अलग हो सकता है या नहीं हो सकता। तो उस प्रयोग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। फिर कार्यविधि का प्रयोग। कार्यविधि का प्रयोग मतलब जो चीज आपने लिखा है उसको आप प्रैक्टिकल करेंगे। प्रैक्टिकल करेंगे तो कई बार आप फेल होंगे, कई बार पास होंगे। उन सब चीजों, आंकड़ों को आप लिखेंगे और आखिरी में उसका निरीक्षण या फिर उसका परीक्षण और निष्कर्ष लिख देंगे कि फाइनल पानी तेल में घुल सकता है या नहीं घुल सकता। ठीक है, चलिए, ये स्टेप्स आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। 6 स्टेप है। समस्या उत्पन्न करना, उसमें से एक समस्या का चुनाव करना, फिर उस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन सी कार्य करने हैं उसका रूपरेखा बनाना, फिर उस पर कार्य वर्क करना और कार्य करके उसका आंकड़ा निकालना और फाइनल सारांश या निष्कर्ष लिख लेना। अब प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं क्या है? प्रोजेक्ट एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। स्पष्ट उद्देश्य मतलब जैसे पानी और तेल वाला मामला बताया, तो एक ही काम करना है उसमें। प्रोजेक्ट विधि में पानी और तेल का मामला ही देखना है। यह विधि करके सीखने पर बल देती है और इससे बालक अपने अनुभवों से ही सीखता है। प्रोजेक्ट का वास्तविक जीवन से संबंध होता है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में निहित रहता है। प्रोजेक्ट में क्रियाशीलता रहती है, प्रोजेक्ट का शैक्षिक महत्व होता है और प्रोजेक्ट का चयन स्वाभाविक जीवन में किया जाता है। बच्चे को पीटा तो कैद, बाप ये है, बेटा इधर, एक बेटा इधर। अब प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। कैसी शिक्षा? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवनोपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवन उपयोगी शिक्षा। क्योंकि प्रोजेक्ट में सामान्य तौर पर क्या, हमेशा ऐसे ही विषय चयन किए जाते हैं, ऐसे ही विषय चयन किए जाते हैं जो आपके व्यक्ति के जीवन से जुड़े हों। जैसे पानी और तेल का मिलना भी एक जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चलिए आगे देखते हैं। डाल्टन विधि, अगला विधि देखते हैं और 1 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, फिर आगे पढ़ा। अब अगला देखते हैं डाल्टन विधि। इस विधि के जनक होने का श्रेय कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट को दिया जाता है। इस विधि का जन्म डाल्टन नामक स्थान पर होने के कारण इसे डाल्टन विधि कहते हैं। इससे पहले हमने देखा था उसका हर्बर्ट का, तो हर्बर्ट विधि का जो नाम था उसके मनोवैज्ञानिक के नाम पर ही दे दिया गया था, हर्बर्ट विधि। लेकिन डाल्टन विधि एक्चुअल में, डाल्टन विधि को शुरू करने या डाल्टन विधि का जनक जो है वो कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट है। लेकिन इस डाल्टन विधि, इसको डाल्टन विधि क्यों क्या कहा गया? क्योंकि इसके डाल्टन नामक स्थान पर इस विधि का जन्म हुआ है, यानी जहां इस विधि को दिया गया होगा या जहां से ये विधि शुरू हुई होगी वो जगह का नाम डाल्टन था। इस वजह से, स्थान की वजह से इसको डाल्टन विधि कहा जाता है, न कि उसके देने वाले प्रतिपादक या जनक के वजह से।
वर्ष 1992 या सन 1912 में अमेरिका की शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने 8 से 12 वर्ष के बीच की अवस्था वाले बालकों के लिए एक नई विधि या फिर एक नई शिक्षा योजना बनाई। यद्यपि यह योजना उनके मन में पहले से थी, किंतु उनका वास्तविक प्रयोग 1913 और 1915 के बीच किया गया। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो 14 से 18 तक चला, और कुमारी हेलन हर्स्ट ने भी अपनी योजना थोड़े दिन के लिए ढीली कर दी। यानी 1913 में इन्होंने प्रस्तुत तो किया, लेकिन उस समय फिर विश्व युद्ध चल रहा था। चूंकि ये अमेरिका की बात थी, अमेरिका भी विश्व युद्ध में कूदा हुआ था, तो फिर वहां कहां शिक्षा व्यवस्था, सारी चीजें तो युद्ध में ही चल रही हैं, तो इन्होंने भी छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ 1920 में, तो इन्होंने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के डाल्टन स्थित विद्यालयों में अपनी योजना प्रारंभ की। इसके पश्चात उन्होंने एक बाल विश्वविद्यालय पाठशाला चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी स्कूल स्थापित करके उसमें अपनी डाल्टन प्रयोगशाला योजना का व्यवहार किया, डाल्टन लेबोरेटरी प्लान। क्लियर है? चलिए, इस प्रयोगशाला योजना के दो मुख्य सिद्धांत है। पहला सिद्धांत क्या है? विभिन्न विषयों के लिए निश्चित घंटों और समय सारणी के कठोर बंधनों को नष्ट करके बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण काम करने का अवसर मिलना चाहिए। यानी इसका पहला विचार यह कहता है, डाल्टन विधि का पहला विचार कहता है, या कुमारी हेलन हर्स्ट का पहला विचार यह है कि जो आप बच्चों को कहते हैं ना कि हिंदी आपको 5 घंटे या फिर 1 घंटे की क्लास होगी पर डे, नहीं, अगर उसको हिंदी पढ़ने में मजा आ रहा है तो 1 घंटे की क्लास क्या, उसको 5 घंटे की क्लास दो, कोई दिक्कत नहीं। वो पढ़ना चाहता है, पढ़ा। यानी बच्चा अगर अधिक पढ़ना चाहता है किसी विषय को तो उसको पढ़ने दीजिए, ऐसा ये विधि मानता है डाल्टन विधि। दूसरा कहता है कि बालक की रुचि जिस विषय में अधिक हो उसे उस विषय की उतनी देर तक ही चाहे अध्ययन करने देना चाहिए। यानी कहता यह है डाल्टन विधि कहता है कि बालक जो है, यानी स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट कैसा है? बिल्कुल स्टूडेंट फ्री है। फ्री मतलब स्वतंत्र है। आप उसको बताइए कि तुमको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, उसमें से जो विषय उसको रुचिकर लगेगा, जो भी विषय उसको रुचिकर लगेगा उस विषय को पढ़ेगा। जो विषय उसको रुचिकर नहीं लगेगा उस विषय को छोड़ देगा, मत पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। जो विषय वो पढ़ना चाहते हैं वही विषय पढ़े। इन सिद्धांतों से स्पष्ट किया कि यह डाल्टन योजना कोई नई शिक्षा प्रणाली नहीं, वरन एक नई प्रकार की विद्यालय स्थापना है, जिसमें विषय तो वे ही पढ़ाए जाते हैं जो अन्य विद्यालयों में, किंतु उसमें पढ़ाई का ढंग, परिणाम और प्रकार भिन्न होता है। तो जो भी बच्चा जो विषय पढ़ना चाहे, जितना पढ़ना चाहे उसको उतना पढ़ने देना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का बाध्यता नहीं करना चाहिए। तो फिर डाल्टन विधि के अंतर्गत अध्यापक का कार्य क्या है? सब काम तो बच्चे पर ही, बच्चा फ्री है तो अध्यापक करेगा क्या? तो अध्यापक क्या करेगा उसको भी बताया हेलन ने। उन्होंने कहा कि अपनी अपनी प्रयोगशाला में जाकर वर्ष भर के लिए मासिक कार्य योजना तैयार करेंगे अध्यापक। दूसरा, जो भी विद्यार्थी कुछ पूछने आए उसे उचित परामर्श और निर्देश देंगे, और यह देखें कि छात्र दूसरे की नकल तो नहीं कर रहे और समय तो नष्ट नहीं कर रहे। यही काम है अध्यापक का, वॉचमैन का काम है अध्यापक का इसमें, डाल्टन विधि में एक तरीके से। ठीक, चलिए, मासिक कार्य योजना यानी मंथली जो वर्क प्लान है, बनाते समय विभिन्न विषयों के अध्यापक परस्पर मिलकर इस प्रकार कार्य बांटे कि एक प्रकार के कार्य की आवृत्ति बार बार न हो, यानी दोबारा न हो। पहला प्रश्न देखते हैं कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो आविष्कार किया था किसने? पार्क हर्स्ट ने, कुमारी हेलन पार्क हर्स्ट ने किया था। चूंकि यह डाल्टन नामक जगह पर सबसे पहले प्रयोग किया गया, इस वजह से इसको डाल्टन विधि कहा गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर पॉइंट देखते हैं, 6वां नंबर पॉइंट, जिसको कहते हैं किंडरगार्टन प्रणाली। एक व्यक्ति था फ्रेडरिक फ्रोबेल, जो कि जर्मनी का शिक्षाविद था और जिसने सबसे पहले किंडरगार्टन सिस्टम के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो किंडरगार्टन सिस्टम या किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादक कौन था? तो इसका नाम है फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये विधि का प्रतिपादक था। ठीक है। दूसरा, ये कहां का रहने वाला था?
जर्मनी का रहने वाला था और एक शिक्षाविद था। कुल मिला के यहाँ से कितने प्रश्न हो गए आपके? एक प्रश्न ये हो गया, दूसरा प्रश्न जर्मनी का रहने वाला और तीसरा एक शिक्षाविद था। इसने एक सिस्टम विकसित किया जिसको किंडरगार्टन सिस्टम कहा। और ये वैज्ञानिक, ये जो शिक्षाविद था कौन? फ्रेडरिक फ्रोबेल, ये मानता था ना कि बच्चे क्या है? बच्चे पौधे की तरह। और पौधा से एक शेर याद आया मुझे कि फिरते थे जिनके लिए मन में श्रद्धा लिए हुए, फिरते थे जिनके लिए मन में श्रद्धा लिए हुए, फिरे मिले थे चौराहे पे हमको वो अद्धा लिए हुए, जंगलों को काट काट महल बना लिए, अखबार में फोटो छपी है पौधा लिए हुए। वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी हम यहाँ फोकस करते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली में जो फ्रोबेल था, फ्रेडरिक फ्रोबेल जो था, वो बोलता है कि बच्चे जो है ना, चिल्ड्रन डिड लाइक प्लांट, बच्चे पौधे की तरह हैं। और बेटा पौधे को जैसे तुम लालन पालन करते हो, पौधे को जैसे सींचते हो, और बाद में पौधा क्या बनता है? पेड़ बनता है, पेड़ बनता है। ठीक है, पौधा बाद में आखिरी में जाके क्या बनता है? पेड़ बनता है। उसी तरीके से छोटे बालक का भी आप लालन पालन करेंगे, और लालन पालन करेंगे तो फिर क्या बनेगा? वो देश के लिए पूंजी बनेगा, एसेट्स बनेगा। और इस बच्चे का लालन पालन, अच्छा ठीक, कुछ आवाज आ रहा है। इस बच्चे का लालन पालन कैसा होना चाहिए? इस बच्चे का लालन पालन पौधे की तरह होना चाहिए। कैसे पौधे की तरह? आप पौधा लगाते कैसे हैं? पहले आप उसको क्या करते हैं? एक ऐसी जगह होती है जहां उसका बीज डालते हैं, बीज कुछ दिनों में पौधा बनता है, छोटा पौधा छोटा पौधा छोटा पौधा। फिर उसको क्या करते हैं? छोटे पौधे को आप ले जाते हैं बड़े बड़े खेतों में, ऐसे दूर दूर पे लगा देते हैं। क्या करते हैं आप? गार्डनिंग में यही काम तो करते हैं। उसी चीज को तो बताया है इसने, गार्डन, किंडरगार्टन, मतलब बच्चों को आपको एक पौधे की तरह समझना है। LKG UKG क्या है? लोअर किंडरगार्टन। क्या करते हैं आप? छोटा सा पहले वो करते हैं, क्या बोलते हैं, पौधा वो करते हैं, बीज उगाते हैं, बीज उगता है, छोटा सा पौधा होता है, उसको फिर जगह दूसरे जगह करते हैं बड़े गमले में। उस गमला, जब उस गमले से उसकी पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हो पाती तो बड़े जगह पे लगाते। अब बरगद को छोटे से कम गमले में लगा देंगे क्या? बड़ी जगह पे लगाएंगे। लेकिन बरगद का पौधा पहले कहीं किसी गार्डन में आप तैयार करेंगे ना, तब तो उसको बड़े जगह पे ले जाके लगाएंगे। तो उसी प्रकार से बच्चे को भी इसने माना, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने। जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का अर्थ है बच्चों का बगीचा, यानी बालवाड़ी। फ्रोबेल बालकों को एक अविकसित पौधे मानते थे और स्कूल के अध्यापक रूपी माली द्वारा सींचकर बड़ा किया जाता था। किंडरगार्टन बच्चों का एक छोटा सा स्कूल है जहां बच्चों को चुनने, बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप सिखाए जाते थे। यानी कुल मिला के अभी जिसको इसी का स्वरूप आप देखते हैं कि आप देखते हैं LKG है, UKG है। अब जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं, मेरे जैसे बच्चे हैं जो कि पहली कक्षा से पढ़ना शुरू किए, वो LKG पहले होता है कि UKG पहले होता है पता ही नहीं चलता। तो क्या होता है? LKG मतलब होता है लोअर किंडरगार्टन, लोअर किंडरगार्टन। UKG मतलब अपर किंडरगार्टन। मतलब पहले क्या होगा? पहले LKG, इसी को क्या बोलते हैं? KG1 बोल देते हैं। UKG को क्या बोलते हैं? KG2। अब इस KG2 यानी UKG के बाद कहा जाएगा क्लास फर्स्ट में। क्लियर है? चलिए, आपको पता होगा यार, आप लोग कितने लोग तो बच्चों के बाप होंगे और माँ होंगे, लेकिन ठीक है, चलो ठीक, बता देता हूं, कभी कभी मन आता है। तो बच्चों को क्या मानता है? पौधा मानता है। पहले बोलता है कि इसको लोअर किंडरगार्टन में डालो, उसके बाद थोड़ा बड़ा होगा तो अपर किंडरगार्टन में डालो, उसके बाद और बड़ा होगा तो फिर स्कूल में डालो। किंडरगार्टन की गतिविधियों को इस विचार के आधार पर तैयार किया गया कि बच्चे खेल के माध्यम से अच्छी तरह की चीजें सीखेंगे। शिक्षक विशेष सामग्री प्रदान करेंगे, यानी कुछ सामान देंगे खेलने मिलने के लिए,
जिसे गिफ्ट के रूप में जाना जाता है। यानी उपहारों में यानी कि गेंद, लकड़ी के ब्लॉक, ज्यामितीय आकार, प्राकृतिक वस्तुएं शामिल हो सकती हैं जो कि बच्चे सीख सकेंगे। प्रारंभिक बचपन की शिक्षा की प्री स्कूल प्रणाली का हिस्सा है। बच्चे आमतौर पर 2 साल से 7 साल की उम्र के बीच के समय बालवाड़ी में जा सकते हैं, जहां बच्चों को खेल खेल के माध्यम से उद्देश्यपूर्ण शिक्षण किया जाता है। बच्चों को किंडरगार्टन इसलिए भेजा जाता है ताकि एक दूसरे से अच्छी तरह से बातचीत करना सीख लें और खेलें और खेल खेल में सीखें। मतलब किंडरगार्टन में पढ़ाया नहीं जाएगा, बस खिलाया जाएगा, खेलने के लिए एक जगह, बच्चों से मिलन होगा, खेल होगा। एक शिक्षक उन्हें बहुत सी सामग्री उपलब्ध कराता है और यहाँ पर वे बहुत सी गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं जिससे बच्चों की सृजन शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार से खेल खेलते रहते हैं बच्चों। यहाँ बच्चे भाषा सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, लेकिन खेल खेल में। यहाँ उन्हें पहली बार नियमित रूप से खेलने और बच्चों के एक ही समूह के साथ बातचीत करने का मौका भी मिलता है, जिससे उनकी अभिव्यक्ति का विकास होता है। इस विधि में शिक्षण कार्य प्रायः महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस विधि का उद्देश्य सहयोगात्मक वातावरण में अपनी गति से उचित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को एक समृद्ध, सार्थक और संतुलित शिक्षा प्रदान करना है। यह बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांत पर आधारित है और बच्चे के समग्र विकास और विषय की समझ को अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम बनाता है। प्रश्न देखते हैं, किंडरगार्टन सिस्टम के जन्म देने वाले शिक्षा शास्त्री का नाम क्या था? तो फ्रोबेल, ऑप्शन नंबर डी। एक आता और प्रश्न, मॉन्टेसरी प्रणाली देख लेते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए शिक्षा की एक प्रणाली है जो औपचारिक शिक्षण विधियों का उपयोग करने के बजाय प्राकृतिक रुचियों और गतिविधियों को विकसित करने का प्रयास करती है। यानी इसमें कहता नहीं भैया 2 धन 2, जो सिखाना नहीं है, जो सीखना चाहता है वही सिखाओ। एक मॉन्टेसरी कक्षा व्यवहारिक या क्रियाशील शिक्षण और वास्तविक दुनिया के कौशल को विकसित करने को महत्व देती है। यह स्वतंत्रता पर जोर देता है जो बच्चों को स्वाभाविक रूप से ज्ञान के लिए जिज्ञासु, पर्याप्त रूप से सहायक और गुणवत्ता युक्त शैक्षिक माहौल में विद्या अर्जन करने में सक्षम मानता है। यानी मॉन्टेसरी भी एक तरीके से किंडरगार्टन की ही तरह है। इस विधि के जन्मदाता डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है। ये इटली की रहने वाली थी। इनके मतानुसार शिक्षा कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों द्वारा की जानी चाहिए तथा अंत में भाषा शिक्षण किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक प्रोसेस दिया और बोला कि पहले कर्म इंद्रिय से शिक्षा लेना है, फिर ज्ञान इंद्रिय से शिक्षा, और फिर बाद में पढ़ने लिखने की शिक्षा होनी चाहिए। कर्म इंद्रिय मतलब जिससे आप काम करते हैं। जैसे मॉन्टेसरी विद्यालयों में सर्वप्रथम बालक के कर्म इंद्रिय को प्रशिक्षित किया जाता है। कर्म इंद्रिय 5 है, जैसे हाथ, पैर, वाणी, जनन इंद्रिय और उपस्थ। इन 5 कर्म इंद्रियों का हाथ, पैर, वाणी की ज्ञान अर्जन की भूमिका होती है। मॉन्टेसरी ने 3 से 7 वर्ष के छात्र पढ़ते हैं जिनको सबसे पहले कर्म इंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। यानी हाथ पैर हिलाना, कैसे काम करना है, क्या करना है, हाथ हिलाना, कैसे किसी चीज को पकड़ना है, सारी चीजें। विद्यालय में छात्र स्वावलंबी होते हुए अपना कार्य स्वयं करते हैं। छात्रों को अपने शरीर साफ रखना, कपड़े साफ रखना, कपड़े बदलना, भोजन पकाना तथा परोसना सिखाया जाता है। ऐसे काम करने से छात्र प्रसन्नता का अनुभव भी करते हैं तथा उनको अपनी कर्मेंद्रियों की प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिलता है। छात्रों को शरीर का संतुलन करना भी आ जाता है और उनको दैनिक दिनचर्या का काम करना भी आ जाता है। ये इसके लाभ भी है। चलिए अब ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। पहले तो कर्मेंद्रियों की शिक्षा दिया आपने कि आपके हाथ पैर कैसे काम करेंगे, कैसे आपको कपड़ा बदलना है, कैसे हाथ पैर धोना है, साफ सफाई कैसे रखना है, खाना कैसे खाना है, ये सब चीजें बच्चे खुद से सीखते हैं। अब उसके बाद ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा उपकरणों के माध्यम से दी जाती है। मॉन्टेसरी का विश्वास था कि एक समय में केवल एक ज्ञान इंद्रिय का ही प्रयोग किया जाए। इसी कारण अपनी पद्धति में मॉन्टेसरी ने जो उपकरण बनाए हुए एक समय में केवल एक ज्ञान इंद्रिय प्रभावित करते हैं। मॉन्टेसरी के अनुसार शिक्षण विधि में इंद्रियों की शिक्षा का अधिक महत्व होना चाहिए। अब देखते हैं पढ़ने लिखने की शिक्षा। जब कर्म इंद्रिय की शिक्षा दी गई, ज्ञान इंद्रिय की शिक्षा दी गई, फिर पढ़ने लिखने की शिक्षा दी जाएगी। यानी अब उसको पढ़ना है और लिखना है। ठीक, मॉन्टेसरी के अनुसार पढ़ने और लिखने को उच्चारण आवश्यक होता है और केवल पर्याप्त बौद्धिक विकास के पश्चात ही संभव हो सकता है, किंतु लिखने में अनुकरण की आवश्यकता होती है। क्लियर है? चलिए अब इसमें कुछ और नहीं है। डॉक्टर देखते, डॉक्टर मेरिया मॉन्टेसरी निवासी कहाँ की थी? तो इटली की थी और इन्होंने मॉन्टेसरी विधि दिया था।
बालक के अंतर्निहित शक्तियों के स्वाभाविक रूप से विकास पर बल देने वाली विधि कौन सी है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, सस्पियन या व्याख्यान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेसरी विधि, जिसमें बच्चे खुद ही करके अपनी शक्तियों का आकलन करते हैं, खुद से साफ सफाई, ये सारी चीजें करते हैं। क्लियर है? अब ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये मुख्य बिंदु जो है इसको आप जो है पीडीएफ में चाहेंगे तो पढ़ लीजिएगा, बाकी एक क्लास आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारा धीरे धीरे तीसरा संभवतः 26 या 27 वीडियो में खत्म हो जाएगा। नमस्कार।